हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2024 से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, आज आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसके बाद आज से प्रतिदिन आपके लिए हम 1 से 2 प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहेंगे, जो आपकी सीटेट परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, आइए समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए थे। दोस्तों, अशोक के अभिलेखों की अगर बात करें तो इनके अभिलेखों को पढ़ने का जो सबसे पहला श्रेय जाता है वो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। पूछा गया कि अशोक के अधिकतर अभिलेख निम्नलिखित लिपियों में से किसमें लिखे गए हैं। तमिल में, देवनागरी में, ब्राह्मी लिपि में या ओचिकी लिपि में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मी लिपि में। अशोक के जो ज़्यादातर अभिलेख प्राप्त होते हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए प्राप्त होते हैं। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों, विनय पिटक की बात करें, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये सभी ग्रंथ जो हैं ये सभी ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। पूछा है कि विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है या किससे संबंधित है। बौद्ध संघ के नियमों से, संस्कृत व्याकरण से, महावीर के उपदेशों से या हिंदू धर्म ग्रंथों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध संघ के नियमों से। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी। दोस्तों, जो राजा हर्षवर्धन के राज दरबारी थे या सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, उनका नाम था बाणभट्ट और उन्होंने उनकी जो जीवनी लिखी उसका नाम हर्षचरित था। पूछा है कि हर्षचरित किस भाषा में लिखी गई है, प्राकृत में, संस्कृत में, हिंदी में या उर्दू में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत में। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने संस्कृत भाषा में की थी। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है साथियों, जैन और बौद्ध भिक्षु के आरंभिक विहार बने थे। दोस्तों, जैन और बौद्ध भिक्षु जो थे इनके आरंभिक निवास स्थल जो हुआ करते थे वो किससे बने होते थे, मिट्टी के, पत्थर के, लकड़ी के या ईंटों के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी के। बौद्ध भिक्षु और भिक्षुड़ियाँ जो आरंभ में रहा करते थे उनके विहार जो बने रहते थे वो लकड़ियों के बने रहते थे। अगला और पाँचवा नंबर प्रश्न है साथियों, पूछा है कि कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष चला, ये किन किन राजवंशों के बीच हुआ। गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और चोलों के मध्य, पाल राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहारों के मध्य, गुर्जर प्रतिहार पाल और चोलों के मध्य या राष्ट्रकूट चोल और पालों के मध्य। तो देखिए, कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था ये पाल राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहारों के मध्य में हुआ था। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अगला और छठा नंबर प्रश्न है, पूछा है कि भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की सरकार है। दोस्तों, भारतीय राज्य की सरकार किस प्रकार की सरकार है, अध्यात्मात्मक सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, साम्यवादी सरकार या पूंजीवादी सरकार। तो भारत सरकार की अगर बात करें तो भारत में लोकतांत्रिक सरकार है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगला और सातवां नंबर प्रश्न है साथियों, पूछा है कि जातीय समानता को प्रचलित करने के लिए निम्नलिखित में से किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। दोस्तों, जातीय समानता को प्रचलित करने के लिए किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। हरिदास ने, ज्योतिबा फूले ने, नारायण गुरु ने या गुरु घासीदास ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले ने सत्य समाज की स्थापना की थी। अगला और आठवां नंबर प्रश्न है साथियों, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया कि बैरकपुर में अपने अफसर पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटकाया गया था। दोस्तों, 1857 की क्रांति जो हुई उसका जो प्रारंभिक बिंदु था वो बैरकपुर ही था। पूछा है कि बैरकपुर में अपने अफसर पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था। सुखदेव को, भगत सिंह को, राजगुरु को या
मंगल पांडे को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, मंगल पांडे को। मंगल पांडे ने बैरकपुर में सैनिक विद्रोह कर दिया था, जिसके बाद 1857 की क्रांति की अलख जगी थी। अगला और 9वां नंबर प्रश्न है साथियों, पूछा है कि ग्रहों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ज्योग्राफी का है। पूछा है ग्रहों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के चारों ओर छल्ले हैं। शनि और मंगल के, शनि और शुक्र के, शनि शुक्र और मंगल के, या शनि बृहस्पति और यूरेनस के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, शनि बृहस्पति और यूरेनस के। ये एक ऐसे ग्रह हैं, ये तीनों ग्रह ऐसे हैं जिन ग्रहों के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। अगला और 10वां नंबर प्रश्न है साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा है कि यूराल पर्वत अलग करते हैं। दोस्तों जो यूराल पर्वत है वो अलग करता है किसको, अफ्रीका और यूरोप को, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को, अफ्रीका और एशिया को, या एशिया और यूरोप को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, एशिया और यूरोप को। दोस्तों यूराल पर्वत जो है ये एशिया और यूरोप को अलग करता है। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है साथियों, भूपर्पट्टी में वह स्थान जहाँ से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों भूपर्पट्टी का वह कौन सा स्थान है जहाँ से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, अधिकेंद्र से, क्रेटर से, केंद्र से, या उद्गम केंद्र से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, अधिकेंद्र से। दोस्तों अधिकेंद्र ही वो स्थान होता है जहाँ से भूकंपीय तरंगें आरंभ होती हैं। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है साथियों, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पूछा है कि वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी परत हवाई जहाज़ उड़ने के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है। दोस्तों या इसके इस तरह भी कह सकते हैं, पूछा जाए कि कौन सी परत में वायुमंडल में हवाई जहाज़ उड़ाए जाते हैं, मध्य मंडल में, ताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, या समताप मंडल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, समताप मंडल। दोस्तों समताप मंडल ही वो मंडल है, वायुमंडल है जहाँ पर हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए सबसे प्रयुक्त स्थान माना गया है। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा है। पार्थिव विकिरण है, समुद्र से दूरी है, सूर्य तापन है, या सौर विकिरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, सौर विकिरण। अगला और 14 नंबर प्रश्न है साथियों, विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है। भारत के सबसे ऊंचे सड़क मार्ग की बात करें साथियों तो शिलोंग सिलचर में, उधमपुर श्रीनगर का, या ईटानगर का पासीघाट, या मनाली का, या लेह का मनाली। दोस्तों पूछा है कि विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों लेह में स्थित मनाली सड़क मार्ग जो है ये विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग माना जाता है। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। दोस्तों निम्नलिखित में से किसके उत्पादों को काला सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम के, तांबा के, कोयला के, या उपरोक्त में से किसी के नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों कोयला। दोस्तों कोयला के उत्पादों को जो है ये काले सोने के नाम से भी जाना जाता है। अगला और 16वां नंबर प्रश्न है साथियों, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। दोस्तों भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। नरोरा, पोखरण, कलपक्कम, या तारापुर। दोस्तों नरोरा, पोखरण, कलपक्कम, या तारापुर। तो जो पोखरण है साथियों ये भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र नहीं है। अगला और 17वां नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरित कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको में, ब्राज़ील में, भारत में, या मलेशिया में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको में। दोस्तों मैक्सिको में जो स्थानांतरित कृषि होती है उसको मिल्पा के नाम से भी जाना जाता है। अगला और 18वां नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है। दोस्तों तिब्बत की बात करें तो चीन के अधीन है। पूछा है कि तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ कौन सा है। सिद्ध सागा,
निर्वाण सागा, बुद्ध सागा या केसर सागा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, केसर सागा। दोस्तों केसर सागा जो है ये तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ माना जाता है। अगला और 19वां नंबर प्रश्न है साथियों, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री की बात करें, धर्मेंद्र प्रधान, आदित्यनाथ योगी, चिराग पासवान या जीतन राम मांझी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री नियुक्त किए गए हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है साथियों आज की क्लास का, पूछा है वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री की अगर बात करें साथियों, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, चंद्रबाबू नायडू या लालू यादव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इनकी पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, ये वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल दोस्तों इतना ही, कल फिर से मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।